हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट न्यूटोनियन रिलेटिविटी और ये हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, न्यूटोनियन रिलेटिविटी या न्यूटन अपेक्षिकता को हम एक्सप्लेन कर चुके थे। ठीक है, इसके बाद हमने इन्वेरियंस ऑफ न्यूटन्स लॉ शुरू किए थे अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट लॉ समझा दिया था। ठीक है, फर्स्ट लॉ को मैंने बता दिया था आपको कि पहला नियम क्या होता है कि कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गति करती रहेगी उसी वेग से जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। ठीक है, और इसमें हमने देख लिया था कि इस लॉ को हम इनर्शियल लॉ या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब इसका इन्वेरियंस देख लेते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में ये कैसे इन्वेरियंट रहता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखेंगे, इन्वेरियंस ऑफ फर्स्ट लॉ। इन्वेरियंस ऑफ फर्स्ट लॉ को प्रूव करने के लिए हम यूज़ लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, हमें ये पता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन है उसमें ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए डैश होता है। भाई दूसरे फ्रेम में जो त्वरण आता है वो पहले फ्रेम यानी दूसरा फ्रेम मतलब एस डैश में जो त्वरण है या एक्सेलरेशन है वो एस फ्रेम में त्वरण के बराबर आता है। हमने देख लिया जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने त्वरण का रूपांतरण या एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली है वो ए डैश इज इक्वल टू ए आई है। दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन जो है बोथ फ्रेम्स में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए डैश इज इक्वल टू ए है और अगर फोर्स इक्वल्स टू ज़ीरो है, मतलब दोनों त्वरण बराबर हैं आपस में दोनों फ्रेम्स में और बाहर से कोई बल कार्य नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब त्वरण कोई बाहर से काम नहीं करेगा तो इसका मतलब त्वरण नहीं सॉरी बल बाहर से कोई काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर स्थिर है वस्तु तो स्थिर ही रहेगी, जब फोर्स है ही नहीं तो वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। मतलब इस फ्रेम में भी हमारे पास अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा, और अगर गतिशील है तो दूसरे फ्रेम में भी गति ही करती रहेगी। स्थिर है तो मतलब v जीरो है और गतिशील है तो मतलब कांस्टेंट वेग से मूव करती रहेगी। तो हम क्या कह रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं किसको, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन को। हम ये कह रहे हैं बाय द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन दोनों फ्रेम्स में जो त्वरण है वो इक्वल आता है। तो अगर कण पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह है कि दोनों ही निर्देश तंत्रों में अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। यानी कि दोनों जो निर्देश तंत्र है एस और एस डैश दोनों में पहला नियम वैलिड होगा। और पहला नियम जो है इनवेरिएंट होने का मतलब है जो चेंज नहीं हो रहा। मतलब ये पहला नियम एस डैश फ्रेम में भी वैसे का वैसा लगेगा जैसा कि एस फ्रेम में लगेगा क्योंकि दोनों के त्वरण बराबर आते हैं। समझ में आ गई, तो हम लिखेंगे सिंस बाय गैलीलियन एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन A dash is equals to A. This means acceleration in both frames is invariant. Invariant ही तो है, बदल नहीं रहा. Therefore, if external force is not applied, external force is absent, ऐसे लिख दो. Then the moving object will move with constant velocity in S and S dash frame. ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, S dash is moving, पता है वैसे आपको पर लिखना ज़रूरी है, moving with S dash is moving with constant velocity capital V with respect to S. ठीक है, मैंने क्या बोला इसमें कि गैलीलियन की त्वरण रूपांतरण समीकरण से हम जानते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसका मतलब ये है यानी कि अर्थात त्वरण दोनों निर्देश तंत्रों में निश्चर है। ठीक है, इसलिए यदि बाह्य बल कार्य नहीं करता या बाह्य बल अनुपस्थित है तो गतिशील वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि नियत वेग से दोनों निर्देश तंत्रों में गति करती रहेगी। दोनों निर्देश तंत्र कौन कौन से, एस और एस डैश, जिसमें बता दिया हमने कि एस डैश एस के सापेक्ष कांस्टेंट वेग वी से मूव कर रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये कि गति करने वाली तो गति करती रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, एंड स्टेबल ऑब्जेक्ट विल बी स्टेबल। तो हम
हम क्या कहेंगे, यानी कि स्थिर वस्तु स्थिर रहेगी। देयरफॉर इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज प्रूव्ड। समझ में आ गई बात आपको? तो इस तरीके से ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो एक तो आपका संवेग संरक्षण, गतिज ऊर्जा संरक्षण, ये और एक न्यूटोनियन रिलेटिविटी, ये बड़े क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है इनवेरिएंस का। तो ठीक है, तो आपसे पूछ, अब वो तीनों दे दे, हो सकता है तीन में से कोई दो इक्वेशन दे के लिए पूछ ले इनवेरिएंस। ठीक है, तो ये आपको रूल बताना है, और वो रूल कैसे गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में इनवेरिएंट है वो आपको बताना है। समझ में आ गई? ठीक है, अब लेते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ हो गया, सेकेंड लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ ये कहता है कि इसका स्टेटमेंट क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होती है। स्टेटमेंट तो हम जानते हैं, हम ये क्या जानते हैं स्टेटमेंट, सिंस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑब्वियसली कौन सा वाला, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied external force। यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के कैसे होती है, समानुपाती। यानी कि ये जो हमने कहा है उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे अपन, बाह्य बल के समानुपाती होती है क्या, संवेग में परिवर्तन की दर, यही तो कह रहे हैं हम। ठीक है, पहले भी बता दिया वैसे तो मैंने आपको। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। हमने मान लिया लेट के इज इक्वल टू 1, तो एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। पी क्या होता है, एम वी, बता दो साइड में, सिंस पी इज इक्वल टू एम वी। अंडरस्टूड। अब एम कांस्टेंट है, एम बाहर आ जाएगा, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी इज वॉट, एम में। यही तो है न्यूटन का दूसरा नियम, एफ इज इक्वल टू एम में, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब इसकी निश्चरता को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम। अब इसको सिद्ध करेंगे इनवेरिएंस को, ये तो लॉ हो गया इनवेरिएंस या निश्चरता, इनवेरिएंस ऑफ सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन के दूसरे नियम की निश्चरता। कैसे सिद्ध करोगे इसको, हम ये जानते हैं कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत बल की रूपांतरण समीकरण भी हमने देखी है। ठीक है, सिंस गैलीलियन फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या निकाली थी, एफ इज इक्वल टू एफ डैश या एफ डैश इज इक्वल टू एफ, यही तो निकाली थी। यानी कि बल का जो रूपांतरण है वो गैलीलियन रूपांतरण में निश्चर रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, तो न्यूटन के दूसरे नियम से देयरफॉर जो डी पी डैश बाई डी टी है वो भी तो डी पी बाई डी टी होगा, क्योंकि हम स्टेटमेंट जानते हैं। तो अगर बल निश्चर है, जो बाहर से हम बल लगा रहे हैं किसी भी पार्टिकल पर वो ही नहीं बदल रहा, तो संवेग में परिवर्तन की दर भी तो नहीं बदलेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी तो निश्चर ही रहेगी। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि दोनों ही निर्देश तंत्रों में संवेग में परिवर्तन की दर निश्चय रहेगी, जिससे हमारे पास न्यूटन का दूसरा नियम भी कैसा रहेगा, निश्चय रहेगा। इसका मतलब आप बता देना, दिस मीन्स फोर्स इज इनवेरिएंट इन एस एंड एस डैश फ्रेम। ठीक है, फिर देयरफॉर हमने बता दिया, हमने क्या कहा है, अर्थात बल दोनों निर्देश तंत्र एस और एस डैश में निश्चर है, इसलिए डी पी डैश बाई डी टी इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is also invariant in both frames. Therefore invariance of Newton's second law
न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज प्रूव्ड। समझ में आ गई। तो न्यूटन के नियम के दूसरे नियम की निश्चरता भी सिद्ध हो जाती है। तो पहले आप नियम बताओगे, फिर उसकी इन्वेरिएंस को बताओगे, ठीक है। चलो अब आती है लास्ट, थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जिसको आप कहते हो एक्शन रिएक्शन लॉ। यानी कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। स्टेटमेंट लिख देते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक बल के बराबर और विपरीत, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो अगर हम ये मान के चलें कि बराबर और विपरीत, दैट मीन्स देयरफॉर F12 का मॉड्यूलस जो है वो F21, मॉड्यूलस का मतलब परिमाण से है, यहाँ पे परिमाण ही तो है ये, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बल एक सदिश राशि होती है, और सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, जिसको दिखाने के लिए हमें मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण के साथ साथ दिशा यानी डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। पर मेरा मतलब क्या है कि दोनों बल बराबर होंगे, और माइनस साइन किसको बता रहा है कि दोनों विपरीत भी होंगे। दोनों बल बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में और विपरीत होंगे डायरेक्शन में। समझ में आ गई। तो यहाँ पे डायरेक्शन को कौन बता रहा है? ये नेगेटिव साइन। समझ में आ गई बात आपको। तो दोनों बल परिमाण में। अच्छा, दूसरी बात, 1 2 किसको बता रहा है कि 1 पर फोर्स लगाया है आपने 2 के द्वारा। 2 1 किसको बता रहा है कि 2 ने फोर्स लगाया है 1 पर। समझ में आ गई। तो 2 के द्वारा फोर्स लगाया 1 पर। दो ऑब्जेक्ट हैं, तो पहला दूसरे पर लगा रहा है और दूसरा पहले पर लगा रहा है, तो ये एक दूसरे के कैसे हो गए? एक्शन रिएक्शन। इसलिए हमने 1 2 और फिर यहाँ पे 2 1 लिखा है। बात समझ में आ गई। अब इसके इन्वेरिएंस आप यहाँ पे बता भी दो, वेयर F12 इज द एक्शन फोर्स, मतलब ये तो क्रिया बल है, क्रियात्मक बल है, ठीक है ना। F12 इज द एक्शन फोर्स एंड F21 इज द रिएक्शन फोर्स। यानी कि ये प्रतिक्रिया बल है, ये क्रियात्मक बल है या क्रिया बल बोल सकते हो, और ये है प्रतिक्रिया बल। समझ में आ गई। अब इसके इनवेरिएंस को कैसे प्रूव करोगे? इनवेरिएंस ऑफ थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। इसको कैसे करोगे? संवेग संरक्षण के नियम से। हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में संवेग संरक्षण का नियम भी पढ़ा है। हमने ये कहा है कि जो संवेग है वो दोनों निर्देश तंत्रों में संरक्षित रहता है, यानी कि टक्कर से पहले का कुल संवेग एस निर्देश तंत्र में तो संरक्षित रहता ही है, एस डैश निर्देश तंत्र में भी संरक्षित रहता है, ठीक है। तो हम यह लिखेंगे, सिंस वी नो दैट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, under Galilean transformation, momentum is conserved in S and S dash frame, ठीक है, कंजर्व होता है। तो अगर हम ये मान के चलें कि टक्कर से पहले के बल को, मतलब दोनों कणों में जब ऑब्जेक्ट है, हमने टक्कर से ही समझा था संवेग संरक्षण को, तो जब कोलिजन हो रही है दोनों पार्टिकल्स में, तो बिफोर कोलिजन उनके बीच जो फोर्स लग रहा है उसको अगर अपन एक्शन फोर्स मान लें, और आफ्टर कोलिजन जो फोर्स लग रहा है उसको अगर अपन रिएक्शन फोर्स मान लें, तो इसका मतलब क्या है कि टक्कर से पहले का बल कौन सा? क्रियात्मक, यानी कि एक्शन फोर्स, वो किसके बराबर होगा? टक्कर के बाद के बल के, क्योंकि वो बराबर तभी होंगे जब दोनों के संवेग बराबर है, और संवेग तो ऑलरेडी बराबर है संरक्षण में। भाई संवेग का सीधा सीधा संबंध बल से होता है, हमने देखा है दूसरे नियम में F = dp/dt होती है। तो अगर संवेग दोनों के दोनों निर्देश तंत्रों में निश्चर हैं और संवेग दोनों में कंजर्व है, दोनों फ्रेम्स में S और S डैश में, इसका मतलब यह है कि टक्कर से पहले का कुल क्रियात्मक बल टक्कर के बाद के कुल क्रियात्मक बल के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो हमें लिखेंगे, इफ वी अज्यूम द एक्शन फोर्स before collision
and after collision force is reaction force. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देन मोमेंटम will be conserved, momentum will be conserved if both action and reaction force are equal. ठीक है, तो वो तो है ही, है ना, और वो तो है ही किससे, मोमेंटम तो कंजर्व है ही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में. सिंस मोमेंटम इज कंजर्व्ड, therefore F12 will equals to F21, यानी कि दोनों क्रियात्मक और प्रतिक्रियात्मक बल एक दूसरे के बराबर होंगे, है ना. तो इससे क्या होगा, इनवेरियंस ऑफ थर्ड लॉ इज प्रूव्ड. इससे क्या होता है, न्यूटन के तीसरे नियम की निश्चयता भी सिद्ध हो जाती है. बता देती हूँ, हम जानते हैं कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत संवेग संरक्षित रहता है एस और एस डैश में. ठीक है, तो अगर हम टक्कर से पहले के बल को क्रियात्मक और टक्कर के बाद के बल को प्रतिक्रियात्मक माने तो वो दोनों बराबर तभी होंगे जब संवेग संरक्षित होगा. और अब चूंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के संवेग संरक्षण के नियम से संवेग तो बराबर है ही. ठीक है, लिख रखा है बोथ एक्शन मोमेंटम इज कंजर्व. इसलिए क्या होगा कि क्रियात्मक और प्रतिक्रियात्मक बल बराबर होंगे और इससे क्या होगा, हमारा न्यूटन के तीसरे नियम की निश्चयता भी सिद्ध हो जाती है. तो ये आपका कंप्लीट हो गया, सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ भी. ठीक है, चलो आगे फिर देखेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. थैंक यू.